Good afternoon, ladies and gentlemen. On this solemn occasion of Partition Horrors Remembrance Day, we welcome our chief guest, Dr. Krishan Gopalji, Seh Sarkarewa Rashtriya Swayamsevak Sangh, to University of Delhi. Your presence here today, a voice of moral clarity and historical conscience, resonates deeply as we reflect on one of the most traumatic chapters in our collective memory, the partition of 1947. We welcome Professor Yogesh Singh, Honorable Vice Chancellor, University of Delhi. सरहदें इंसानों के लिए हैं, yet humans paid the highest price. Today we have in our midst two such great souls who witnessed this horrific partition and lived to tell their story. We have with us Shri Karamchand Gudwani ji. आपकी कहानी, आपकी जुबानी. Sir, please. नमस्कार जी, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, बहनें, बेटियां, दोस्त, सबको मेरा नमस्कार. मैं आपको बताऊं कि मैं जो है कहाँ पैदा हुआ था. उस जगह का नाम था मोहम्मदपुर लम्मा, तहसील सादिकाबाद, ज़िला रहीम यार खां, जहाँ अब जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ज़िला रहीम यार खां और स्टेट बहावलपुर. तो बहावलपुर में भी हुआ है, बहुत सारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, बहुत सारी उन्होंने हमारे फौजियों ने जो है बहुत कुछ कर दिया है उधर. वो तो आपने सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा. तो मैं अब आपको थोड़ा सा बताऊंगा अपने बारे में कि भाई मैं कैसे आया, कैसे कैसे तकलीफ़ें हमने भुगती हैं. मैं उस वक़्त 12 साल का था. 1935 का मेरा बर्थ ईयर है. और मेरे फादर जो हैं बहुत ही दूरअंदेश थे. मतलब फोर साइडेडनेस उनके अंदर बहुत अच्छी थी. तो वो काम बिजनेस करते थे, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, दूसरी क्लास पास थे सिर्फ. लेकिन वो बहुत ही किड़े हुए थे, मतलब वेरी मच एक्सपीरियंस थे. तो उस वक़्त वो इधर बाहर जाते थे बिज़नेस के लिए. तो उनको ये अनुमान हुआ कि भाई हमने जो है यहाँ पर छोड़ना, हमें ये जगह छोड़नी पड़ेगी. तो हम जो है जा कर के कहीं ना कहीं और जगह देखें दिल्ली के आसपास. तो उस वक़्त उनकी उम्र रही होगी 34-35 साल की. उन्होंने 2-3 फ्रेंड इकट्ठे किए, उनसे मनवाया. उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तीनों चलते हैं. फिर वो यहाँ अम्बाला आए, अम्बाला के बाद कुरुक्षेत्र आए, उसके बाद करनाल आए, उसके बाद दिल्ली आए, सब जगह देखते रहे. अल्टीमेटली उनको जो है कुरुक्षेत्र जो है बहुत अच्छा लगा. थाने सर बोलते हैं उसको, कि वहाँ की ज़मीन अच्छी थी और ये भी चाहते थे कि भाई ज़मीन जहाँ पर अच्छी हो, उपजाऊ हो, तो वहाँ पर रहेंगे तो अच्छा रहेगा. तो ये उन्होंने डिसाइड किया. तो अब डिसाइड करने के बाद जब वापस जाने लगे तो अपने दोस्तों से पूछा भाई क्या आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पर एक मकान किराए पर लिया जाए. तो कहने लगे नहीं, हम तो भाई जा कर के पहले सलाह करेंगे बच्चों से, भाइयों से, बुज़ुर्गों से. तो भाई हम तो नहीं ले रहे हैं. तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, मेरी मदर है, वो बहुत पुजारिन है, वो अलग ही खाना खाती है, तो उसके लिए मैं अपना मकान एक किराए पर ले चलता हूँ, किराया ले. तो उन्होंने एक मकान को, बहुत अच्छा 3-4 कमरे थे, तो पूछा उन्होंने भाई कितना किराया है. तो कहने लगे जी 1 रुपया महीना. तो उन्होंने 12 रुपये दिए, 1 साल के लिए कर दिए. देखो उन दोनों 1 रुपये महीने की, 1 रुपये की कितनी वैल्यू थी. उसके बाद वहाँ उसके पास एक तरावड़ी जगह है, वहाँ पर भी उन्होंने जगह अच्छी, ज़मीन अच्छी थी, तो वहाँ पर भी उन्होंने लिया. तो वहाँ 8 आने महीना था, 6 रुपये वहाँ भी दिए, 1 साल के लिए बुक कर दिया. तो वापस चले गए. वापस जाने के बाद वो कुछ दिनों के बाद, महीने के बाद, वो अपनी मदर को ले आए, मेरी दादी को, और वो वहाँ छोड़ गए. अब हम गए जब, तो इन्होंने बहुत कहा घर वालों को भी कि भाई यहाँ से हमको जाना पड़ेगा, वी हैव टू लीव दिस प्लेस एंड गो. लेकिन बुज़ुर्ग जो आदमी कहते थे, मेरे फादर का नाम केशवराम था, तो केशु बुलाते थे, केशु. तो कहता है केशु तू तो पागल हो गया है, हमेशा रियाया जाती है, मतलब पब्लिक जो है वो यहीं रहती है, सिर्फ हुक्मरान बदल जाते हैं, इसलिए तो यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तू बेवकूफ़ है, मत जा इधर. तो नहीं आने दिया उन्होंने किसी भी तरीके से, ना तो मकान बेचने दिया, ना ज़मीनें बेचने दी, कुछ भी नहीं करने दिया.
अल्टीमेटली जो है मदर को वो छोड़ गए थे, तो अब उसके बाद जो है फंस गए। अब क्या करें, हम जो है अपने उन दिनों मायके में, मतलब है मेरी मदर जो है वो मायके में रह रही थी। वो अहमदपुर लम्मा था जगह, थोड़ा सा ना 8-9 किलोमीटर था वहाँ से। तो घर में जो है उन्होंने देखा कि यहाँ अब जो है झगड़े वगड़े चालू हो गए हैं। तो हमारे एक वो जो त्रिलोचन सिंह जी ने एक बहुत अच्छा मिसाल दी थी, उसी हिसाब से मैं बताता हूँ कि कैसे हमने अपनी लेडीज़ को कैसे बचाया, अपनी मतलब इन दंगाइयों से कैसे बचाया। तो हुआ क्या कि हमारे शहर के अंदर जो बाज़ार था, बाज़ार से 2 जगह जो है वो थे रास्ते थे जहाँ वो घरों की तरफ जाते थे, और एक रास्ता दूसरी तरफ भी जाता था, 3 रास्ते थे। तो उन्होंने आपस में मीटिंग करी कि भाई देखो दंगा फसाद हो सकते हैं, यू हैव टू सेव योर सेल्फ, हाउ टू सेव इट। तो उन्होंने क्या किया, औरतों को कहते थे 6 बजे तक खाना खा करके अपने इस मकान के अंदर आ जाओ, सारी इस एरिए की यहाँ पर आएंगी, उस एरिए की वहाँ जाएंगी, उस एरिए की उधर चली जाएंगी। और उनके ऊपर एक खूनखार आदमी टाइप जो मारने में डरे नहीं, उस आदमी को उन्होंने उनके ऊपर लगा दिया कि इन केस हम मारे जाएं, कुछ भी हो जाए, तो तुमने इनको मार देना है, काट देना है, मगर इनको उनके सामने उनको सुपुर्द नहीं करना है, उनके पास देना नहीं है। दिस वॉज द इंटेंशन। तो इस तरीके से करते थे। एक बार जो है यही हुआ, और 10 बार आदमी रोज़ जो है वो भी करते थे, चौकीदारी भी करते थे पता लगाने के लिए कि कोई आ तो नहीं रहा है। सेकंड थिंग, क्योंकि मेरे फादर दूरंदेश थे, अब वो कहते रहे तो नहीं माने लोग, तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा ठीक है, नहीं मानते तो ना, मैं तो जाता हूँ, मकान बेच नहीं सकते, दुकान बेच नहीं सकते, ख़रीदने वाला कोई है नहीं, तो मैं तो जाता हूँ। तो उन्होंने अपना सारा सामान उठा करके, उन दिनों ट्रक तो होते नहीं थे, तो बैलगाड़ियों पे, 7 बैलगाड़ियों पे सारा सामान अपने घर से लाद करके मेरे नान के परिवार में ले आए। हम वहाँ रह रहे थे, हमको लिया, तो हमको लेके जाने लगे। तो फिर मेरे नाना जी, मेरे मामा जी, वो भी कहने लगे अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, चिंता क्यों करते हो, हम भी तो बैठे हैं। तो कहने लगे नहीं अच्छा तुम नहीं रखते तो अपनी लड़की को रख लो, मैं अपने बच्चों को लेकर के जा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली उन्होंने ये सोचा भी जब इतनी जिद कर रही हैं तो ठीक है ले जाओ। तो एक डेट हमने फिक्स कर ली कि इस डेट को हम जो है यहाँ से बाई ट्रेन जाएंगे। लेकिन 2-3 दिन 4 दिन पहले मेरा कज़न ब्रदर था बड़ा, जब वो गाड़ी से आया तो बड़ी मुश्किल से बच के आया था, कपड़े उसने मुसलमानी पहने हुए थे और बच के आया। तो उसने आकर के बताया कि चाचा जी आपने गाड़ी में नहीं जाना है, नहीं तो बच के नहीं जाओगे। तो अल्टीमेटली हमने फिर ये फैसला किया कि ठीक है कोई दूसरा सोर्स जाएंगे, दूसरे सोर्स से जाएंगे। तो उस हिसाब से उन्होंने क्या किया कि अब वो मामा भी तैयार हो गए, उनको पता लगा भी ये गड़बड़ हो रही है, तो वो भी तैयार है। 6 मेंबर वो थे, 6 मेंबर हम थे। तो अल्टीमेटली उन्होंने इंतज़ाम किया कि हमारा जो एरिया है वो राजस्थान के साथ पड़ता है, जैसलमेर से रामगढ़ है, रामगढ़ से किशनगढ़ है। किशनगढ़ जो हमारे से 50-60 किलोमीटर पर पड़ता है, 70 किलोमीटर होगा लगभग। तो हमने ये सोचा कि भाई हम राजस्थान की तरफ से जाएंगे। तो राजस्थान से तो ऊँट करने थे, तो अब ऊँट किए 8-9 ऊँट से। पहले एक गांव में गए, वहाँ पर रात को जो रात के अंधेरे में गए, वहाँ पर अंडरग्राउंड रहे 2 दिन। उन्होंने फिर ऊँट के कुछ आदमी हमारे जो मतलब रिलायबल आदमी थे मुसलमान, वो हमको ले करके आने के लिए तैयार थे। तो अल्टीमेटली उन्होंने जो है 2 दिन के अंदर ऊँट तैयार किए। 9 ऊँटों पर जो है हमारे 12 आदमी बैठे और वो ड्राइवर भी बैठे उनके, और वो आ रहे थे। हम रास्ते में आए तो एक जगह पर या तो कोई खुफिया आदमी ने देख लिया, या फिर हमारे में से कोई, मुसलमानों में से कोई न कोई ऐसा आदमी था जिसने वहाँ इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये हिंदू जा रहे हैं। तो हम जो है नाला पार करना चाहते थे ऊँटों से ही, पर उसने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं, सीधे जाओ, नहर से चले जाओ, ऊपर से पुलिया है, पुलिया से चले जाओ। जब पुलिया पे गए तो वहाँ 60-70-80 आदमी बैठा हुआ था, सब कुल्हाड़ियाँ लेके, डंडे लेके, लाठियाँ लेके। तो खैर उनके 2-3 आदमी मुखिया जो थे वो भी जो है बैठे हुए थे, वो ऊँटों पर थे। उन्होंने हमारा पीछा किया। आपको क्या बताऊँ, मैंने जो है सिगरेट बेची हैं, पान बेचे हैं,
और कुल्फ़ी बेची है कि कहने की स्कूल में। फिर मैंने सिट्टे भुट्टे जो होते हैं भुट्टे बेचे हैं। मैंने स्कूल के सामने बच्चों के लिए जो है क्या क्या छोटे छोटे काम किए हैं, और तब मैं सर्वाइव हो पाया हूँ। तो ये मेरी कहानी है। दैट्स ऑल एंड टू इट। Sir has a lot more to share, and it's a 1 hour long interview. I request all of you to go on the Delhi University website and to see his entire interview. We also have with us Sri N.D. Arora ji, born in Bhavalpur state in Pakistan, who moved to Kurukshetra, then Mahindergarh, and to the Anaj Mandi in Narela, as he told me. That was the place where there was this huge Anaj Mandi. He did his schooling from Narela and then went on to do a job in IIT Delhi, and along with that he did his graduation while working. Now, presently he is president of Sri Bhabalpur Panchayat Narela, president of the RWA of Narela. He has established a charitable trust in the memory of his parents to help needy children. He is also the Rashtriya Varishtha Upadhyaksh of Bharatiya Bhabalpur Mahasangh. Honorable सम्मानित आदरणीय प्रोफेसर योगेश सिंह जी, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, बहनों और भाइयों, इस सभा में उपस्थित सभी को नमन प्रणाम। आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण है। जिस परिवार की, गांव की, शहर की सभ्यता, संस्कृति और भाषा का खत्म हो जाए, बड़ा दर्द होता है। जिसको चुभन होती है, जिसको सुई लगती है, जिसका खून निकलता है, उसको दर्द होता है। ये दर्द का व्याख्यान करने के लिए किसी ने 75 साल में किसी ने महसूस नहीं किया कि किसी को खून निकला है, किसी का परिवार बिछड़ गया, किसी संस्कृति कहते हैं, किसी सभ्यता का, किसी का परिवार बिछड़, किसी का मकान जायदाद सब बिछड़ गए, किसी को दर्द 75 साल में नहीं आया। मैं आदरणीय यशस्वी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरा पूरा समाज, पूरे भारतीय भावलपुर समाज, नेशनल लेवल की संस्था उसका आभार प्रकट करती है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने वहां से जो बिछड़ के आए, भारत का पार्टीशन हुआ, जो दर्द उनको महसूस हुआ, उसकी जागृति, उसको पुनर्वास, उसको याद करने के लिए ये दिवस मनाया। जितनी आज की जनरेशन बैठी है, किसी को इसके दर्द का पता नहीं है, किसी के बिछड़ का पता नहीं, किसी के खून का दर्द का पता नहीं है। जरूर हमारे पूर्वजों ने, माँ बाप ने हमको बताया कि हम किस हालात में गुजरे, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जग पे क्या बीती, जो 14 अगस्त भारतीय विभाजन वार्षिका हम मनाते हैं, हमने भी मनाया नरेला में। लोगों से मिलना हुआ, परिवार से मिलना हुआ, बुजुर्गों से मिलना हुआ, जिनकी उम्र 95-90 साल से ज्यादा थी, उनसे बातें हुई, मुलाकात हुई। उन्होंने अपना दर्द बताया कि हम किस हालात में इस अपनी हिंदू संस्कृति बचाने के, हिंदुत्व बचाने के लिए भारत में आए। सबसे मैं आप बीती बताऊंगा, उसके बाद जग बीती। हम भावलपुर स्टेट में रहते थे, कोटसमावे में, रेहमर खां जेट डिस्ट्रिक्ट में। हमारा इससे डबल एरिया था, हवेली थी जहां हम रहते थे, पूरा परिवार इकट्ठे रहता था। जब हमारे पर अटैक होना शुरू हुआ तो हम वहां से भागने की कोशिश की, माँ बाप परिवार के साथ। हमारी दादी थी, दादी बड़ी हेल्दी थी, जैसे मैडम बैठी थी काफी हेल्दी थी। उन्होंने कहा बच्चों तुम जाओ, मैं इनको संभाल लूंगी। हमारे 10-15 जो नौकर हैं, ये मुसलमान हमारे नौकरी करते थे, ये हमारा क्या कर लेंगे, तुम जाओ, मैं जो जेवरात वगैरह जो रखे मैं से निकाल के आती हूँ। कैसे रहेंगे वहां पे हिंदुस्तान में, वहां पे क्या मिले क्या नहीं मिला, अब चलो। हमारे बाप ने कहा, इन्होंने कहा नहीं आपको लेके जाएंगे माता जी। कहने नहीं तुम बेवकूफ हो क्या, मैं इनको, ये कल के लौंडे हैं, कल के लड़के, मैं इनको संभाल के आ जाऊं, तुम जाओ। हमारा परिवार निकला, उसमें आगे और परिवार निकले, आगे जाके एक नहर थी, वहां पे जाके रुक गए। भाई हमारी दादी आ रही है, नहीं आई, पीछे से हमला कर दिया।
उसी टाइम हम नहर के पास खड़े हुए थे, हमारा परिवार, जैसे अहमद दाद। तो कुछ 10-12 मुसलमान वहाँ पे लाठी, डंडा, रिवॉल्वर, किसी किसी के पास, सबके पास नहीं था। वो हमारे यहाँ काम करते थे। उन्होंने कहा ये कहाँ ले जा रहे हो सामान वगैरह, छोड़ दो यहाँ पे। कहा जाया जाए केराड़ियो, नहीं छोड़ दे। क्या कर लो तुम, कल हमारा नमक खा रहे थे, आज हमको भौं भौं कर रहे हो। कहला आप छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? तो एक मुस्लिम ने गोली चला दी। सेवाराम था, मक्कड़ थे, उनके और परिवार थे, यहाँ गोली लग गई। ये हाथ यहाँ पे कुरुक्षेत्र में, यहाँ पे इलाज वगैरह हुआ, कट गया। यहाँ की उनकी डेथ भी हुई। ये हमारे पता, दादी का करीब 5-7 साल बाद हमारा कोई वहाँ पे जान पहचान वाला था, पाकिस्तान से नरेले आया। हम दुकान पे पूछा, मुलाकात हुई, मिले हम व्यासों से। तुमने कहा भाई कोट से वहाँ पे हमारी दादी रहती थी, वो जिंदा है? कल जिंदा है भाई। मैं कैसे है? कल उससे मुसलमान से शादी कर ली, जबरदस्ती कर दी, बहुत मना करेंगे बात भी। कल फोटो मिल सकता है? कल फोटो नहीं। कल भाई आपसे प्रार्थना है कि आप जा रहे हैं पाकिस्तान तो भेज देना। 2 महीने के बाद फोटो आया, बड़ी हेल्दी, और पर चुन्नी पहरी हुई, सब चीजें, दर्शन। उसके बाद हमने पत्राचार का जवाब नहीं आया। ये हमारी पर्सनल। अब मैं आपको जगबीती बताता हूं। जैसे 2023 में 14 अगस्त को, सॉरी, तो हाँ, तो हमने लोगों से मिला। वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बैलगाड़ी में लोग बाद बुजुर्ग जो भी आए, जो बीमार थे फेंक दिया, परवाह कर दिया, बच्चों को छोड़ दिया नीचे, जो बीमार थे। लेकिन बहुत सारे बुजुर्ग थे, बच्चे भी थे, प्यास लगती थी। पानी कहाँ पिए भाई? भाई आगे दरिया आएगा, हम पानी पिएंगे। दरिया जाते हैं तो लाशें जा रही हैं, तैर रही हैं, बच्चों के, बुजुर्गों के। खून, जो पानी है दरिया का, लाल है। क्या वो खून पिए? अपना खून बहावा, अपना खून पी सकते हैं? किसको मालूम है? किसको दर्द? किसने बताया? नहीं बताया। अगर आज हमें पता लगा तो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री वजह से ऐसे खून को हटाया, लाश को हटाया, पानी पिया। क्या कभी ऐसी घटना हुई है अपने आप जिंदगी में? कहीं आपने लिखा, कहीं पढ़ा, कहीं सुना आपने? पूरे वर्ल्ड में ऐसी दुर्घटना हुई कहीं? अगर हुआ तो हमारे साथ हुआ। क्यों? एक राजनीति के कारण से। वो राजनीति के कारण से हम भुगत रहे हैं। क्या हम उसके जिम्मेदार हैं? क्या हमने कोई गुनाह किया? 75 साल तक अंधेरे में रखा गया। हमारी ना संस्कृति का पता है किसी को, ना सभ्यता का पता है, ना किसी और भाषा का पता है। आज हमारी भाषा लुप्त हो गई है। बच्चे आज नौकरी पेशा करने अलग रह रहे हैं। आज की जनरेशन को मालूम नहीं है। हाँ, ये भाषा नहीं बोलते हमारी। मैं प्रार्थना करूंगा अपने वाइस चांसलर साहब से, जो हम अपनी भाषा, संस्कृति, सभ्यता खोइए, उसको रिवाइव करें। आज भालपुरी हैं, मुल्तानी हैं, झांगी हैं, बन्नू वाले, कितनी हैं, अलग अलग हैं। उनकी भाषा लुप्त हो गई। क्यों हम एक नहीं हुए? ना उसको समझाया गया। तो मैं कहता हूं शराकी एक भाषा है जिसमें सभी वर्ग के आते हैं। उसकी सभ्यता, संस्कृति को जागृत करने को, रिवाइव करने के लिए एक एकेडमी बनाया भाई। प्रचार करें, हमारी जो संस्कृति, सभ्यता गुम हो गया, लुप्त हो गया, उसे फैलाएं। हमारी इतनी संस्कृति, भाषा ऐसा नहीं है कि हमने इससे भारतवर्ष में कंट्रीब्यूशन ना किया हो। अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपने जुनून से आज हम खड़े हुए। आज मैं यहां पे खड़ा हूं, गर्व महसूस कर रहा हूं। किसी से भीख नहीं मांगी है। हमारे बच्चे कोई भी भालपुरी, झांगी, मुल्तानी बता दिए कि आप भीख मांग रहा है। किसी से कंट्रीब्यूशन लिया, आज स्टार्टअप के लिए पैसा दिए, लोन दिए हैं। कोई एक बता दिए, किसी ने एक पैसा किसी से मांगा हो, आज बिजनेस किया हो, दुकानदार खोल ली हो। जब हम आए, नरेला के अंदर एक कुल्फी देते थे, ऐकाने की
अनाज देते थे, वापस तोल के प्याज आलू देते थे। हमारे बाप ने महसूस किया कि ये लूट है भाई, तो हमारे बाप ने किसी से सोचा कि एक कुल्फी हम एक ढेले की देंगे कुल्फी, वो कमा के खाना खाया। लोगों ने बहुत परेशान भी किया कि ये चोर हैं, डकैती, हमको लूट के जाएंगे। फिर भी मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि एक एकेडमी बनाए, हमारी भाषा संस्कृति सभ्यता को रिवाइव कराएं। आपसे प्रार्थना है, हमारे लिए आप सेवा करें। मैं संगठनों का काफी सा जुड़ा हुआ, हम आपके साथ हैं। एक और पे बताता हूं किस तरह से दर से यहां से कुछ मुजफ्फरनगर में चले गए, सॉरी, बच्चे छोटे छोटे थे, प्यास लगती थी, पानी नहीं है, एक बहुत बड़ी मील थी खाली करवा, जहां रोका गया लोगों को, पानी कैसा पे, पानी नहीं था, नाली बह रही थी, नाली, माताएं चुन्नी उतार के उसे भिगो के निचोड़ के बच्चों को टप टप करके पानी पिलाया। बताया पूरी वर्ल्ड में ऐसी किसी ने ऐसी दुख दर्द वगैरह किसी सहन किया है? तो आपसे यही प्रार्थना है, हम जो खो चुके हैं, बहुत सुंदर है, हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में ऐसे सेंटर खुले, जो हमने खोया है, जो संस्कृति हमने खोई है, वो रिवाइव करें भाई। हमारा हिंदुत्व जो बचा के आए हैं, हमारी भाषा संस्कृति को रिवाइव करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर। सर की भी इंटरव्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है। आई रिक्वेस्ट द चिल्ड्रन and faculty members to kindly go through it. Now I request Honorable Vice Chancellor Professor Yogesh Singh to kindly deliver the presidential address. 2021 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया, मनाने का तय किया। पर मेरे मन में एक प्रश्न आता है, आप सब में से बहुत सारे लोगों के मनों में एक प्रश्न आता होगा कि इसकी आवश्यकता ही क्या थी? ना मनाते तो क्या हो जाता, इतने साल से नहीं मना रहे थे तो क्या हो गया था? तो इसकी आवश्यकता क्या थी? क्योंकि भारत में तो बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जो बीत गई सो बात गई। हम तो वो कॉन्सेप्ट को बहुत बड़े प्रोपेगेटर हैं कि जो बीत गई सो बात गई, पर ये बात ना यहां नहीं लगनी चाहिए, बीत गई सो बात गई। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि मूव ऑन। हम लोग बोलते हैं मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन, छोड़ो ना, मूव करो आगे, जो हो गया सो हो गया। ये बात भी यहां प्रासंगिक है कि नहीं है, एक प्रश्न है जो हमको सोचना चाहिए। एक और बात कही जाती है कि भविष्य को देखो, पुरानी बातों में क्या रखा है, क्यों पीछे देखना है, क्यों घाव कुरेदने हैं, क्यों लोगों के इमोशंस के साथ खेलना है? आवश्यकता क्या है? आगे देखो, भविष्य का निर्माण करो, भविष्य की पीढ़ी बनाओ, भविष्य का भारत बनाओ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनका अनेक प्लेटफॉर्म्स पे इस पे चर्चा होती रहती है और अलग अलग तरह के व्यूज आते हैं। पर एक बुनियादी प्रश्न है जिस पर हमको सोचना चाहिए और हमारे देश के सब बच्चों को सोचना चाहिए कि एक प्रश्न ये भी तो है कि आखिर हुआ क्या था, और जो हुआ वो क्यों हुआ था? आखिर हुआ क्या था और जो हुआ वो क्यों हुआ था? और आगे नहीं होगा इसकी कोई गारंटी है क्या? जो हुआ था वो क्यों हुआ था और आगे नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है? और क्या हमारी कोई तैयारी है उसके लिए कि आगे नहीं होगा? ये एक प्रश्न है जिस पर कि भारत को, भारत के लोगों को, भारत के मन को विचार करना चाहिए। मैं एक उदाहरण से अपनी बात रखना चाहूंगा। आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और उसमें जर्मनी ने ज्यूस पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए। ऐसा माना जाता है कि 60 लाख ज्यूस की निर्मम हत्या हुई इसमें। तो एक पुस्तक है, आप में से शायद कुछ लोग जानते भी होंगे उसके बारे में, एडी जाकू ने लिखी है, द हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ। हमें पढ़नी चाहिए और कम से कम भारत के लोगों को तो जरूर पढ़नी चाहिए। द हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ। I would like to quote from the book few lines just to understand the perspective and narration of the book. Eddie Jaku said,
Edu Jaku said, and he always considered himself a German first and Jew second. German first and Jew second. He was proud of his country. But all that changed in November 1938 when he was beaten, arrested, and taken into a concentration camp. उसके बाद 7 साल उस concentration camp में वो रहा. अनेक अत्याचार हुए और उनको बोला जाता है ऑस्विच concentration camp survivor. He further said in the book, I have seen very worse in mankind the horrors of death camps, the Nazi efforts to exterminate my life and the lives of all my people. भाई खोया, बहन खोई, पिता खोए, माता खोई, न जाने उस जितने दोस्त थे वो भी गए, अकेला एक सर्वाइवर था. और ऐसा ही विभाजन के समय भारत में हुआ. वहां 60 लाख लोग मारे गए, यहां कितने मारे गए मैं उस पर जरा बात बाद में करूंगा, लेकिन ऐसा हुआ. तो उन्होंने किताब लिखी थी हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ. वो बच गए, फाइनली भाग गए, किसी तरह से बचे 7 साल की एट्रोसिटीज झेलने के बाद में. एडी जाकू ऑस्ट्रेलिया में जाकर वो बसे. तो ये जो हॉलोकॉस्ट हुआ, ये एक पॉपुलर वर्ड है, हॉलोकॉस्ट इस्तेमाल होता है कि 60 लाख ज्यूज वर मर्डर्ड बाय जर्मन स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसिक्यूशन. आप सोच रहे होंगे कि मैं वहां से बात शुरू क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इधर बाहर का उदाहरण देते हैं ना तो भारत के मन को जल्दी समझ में आता है. ये 75 साल में एक और देश का मन बना हुआ है कि बाहर का उदाहरण देते हैं तो जरा जल्दी समझ में आता है. उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने बच्चों को यह भूलने नहीं दूंगा, वे अपने बच्चों को यह भूलने नहीं देंगे. हम और हमारी पीढ़ी भूल न जाए, इसके लिए काम करना ही मेरा जीवन है, यही मेरी कहानी है और यही मेरा जीवन जीने का सिद्धांत है. और आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि ज्यूज ने इसको कि उनकी पीढ़ी भूल न जाए, इसके लिए फिल्म बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, लेक्चर्स दिए, डिबेट्स दी, इंटरव्यूज दिए, और इन्होंने ही हजारों लेक्चर्स दिए पूरी जिंदगी के अंदर मिस्टर जाकू ने. और 101 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई. कि यानी नई जनरेशन भूल ना जाए. और आज आप किसी से पूछे ना कि इजराइल वालों का सबसे अच्छा क्या है, तो आप सब मानेंगे कि राष्ट्र प्रेम में उनका कोई मुकाबला नहीं है. चाहे वो आज युद्ध में है, चाहे वो कल युद्ध में थे, चाहे भविष्य में युद्ध होगा. थोड़े से लोग हैं लेकिन राष्ट्र से प्रेम करते हैं और उस बात को भूलते नहीं है कि जो उनके साथ हुआ. इसलिए नहीं कि ये घाव की बात है, इसलिए कि दोबारा ना हो जाए. इसीलिए अपनी पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को बताते जाना कि ऐसा हुआ था. पर भारत के लोग भूल गए पार्टीशन में मारे गए लोगों को. और केवल मारे गए लोगों की बात नहीं है, जो विस्थापित हुए उनके कष्टों को भी भूल गए भारत के लोग. बहुत सारे लोग, हिस्टोरियंस मानते हैं कि 2 लाख लोग मरे, कोई 20 लाख लोग मारते हैं, रेंज है 2 से 20 लाख. लेकिन ब्रिटिशर्स की जो ऑफिशियल है वो 2 लाख लोग की बात होती है कि 2 लाख लोग मारे गए. पर हैरानी देखिए कि कोई लिस्ट नहीं बनी, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, किसी को कसूरवार ठहराया नहीं गया. इतनी बड़ी घटना हो गई संसार के अंदर. ऐसा कोई उदाहरण मिलेगा क्या? ज्यूज ने भी कसूरवार ठहराया कि ये लोग इसके कसूरवार थे. और आपको हैरानी होगी कि उन्होंने जो उसका एक्शन भी बाद में किया. यानी हमारे यहां इतना बड़ी घटना हुई, सारा देश आराम से भूल कर बैठ गया, न कोई लिस्ट बनी, और करीब करीब 1.5 से 2 करोड़ लोग डिस्प्लेस भी हुए. हां, भारत के मन को थोड़ी सी ठेस लगी. कुछ कविताएं लिखी गई, कुछ फिल्म भी बनी, कुछ किताबें भी लिखी गई. लेकिन जो फिल्म भी बनी ना, उसमें थोड़ा सा पार्टीशन दिखाया और उसके बाद वो प्रेम कहानी पे आ गई फिल्म. ठीक है, प्रेम कहानी इंपॉर्टेंट है, जब अपने बिछड़ते हैं तो एक, पर ये हुआ क्यों? क्या इस पर गंभीरता से कोई फिल्म बनी? सबने इस विषय को अवॉइड किया और उसको
प्रेम कहानी तक सीमित किया और थोड़ा सा दिखाने के लिए इधर उधर थोड़ा डाला, थोड़ा फिल्म दिखाई, थोड़ी गाड़ी दिखाई, थोड़े लोग दिखाए। और भारत के लोगों को तो भूलने की आदत है, थोड़ी थोड़ी देर में भूल जाता है, तो भूल गया। आने वाली जनरेशंस को इसमें बताने का कोई सिस्टमेटिक प्रयास नहीं हुआ, न तो शिक्षा में हुआ, न समाज में हुआ, न सरकारों से हुआ। इसीलिए मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने इस पर विचार किया और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस बनाने का निर्णय हुआ। इसी कारण से आज हम यहां बैठे और बात कर रहे हैं इस सब्जेक्ट पे। इसी कारण से दिल्ली विश्वविद्यालय ने तय किया कि सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडी बनाया जाए और कुछ लोग उसमें काम करें, धीरे धीरे बड़ा बनेगा, इस पर रिसर्च होगी, कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा मानते हुए किया। मैं एक और बात बताना चाह रहा हूं, भारत के मन से संबंधित बात है ये। दिल्ली विश्वविद्यालय ने तय किया कि हम इकबाल को नहीं पढ़ाएंगे। जो दिल्ली विश्वविद्यालय से लोग हैं वो जानते हैं कि हमने इसको तय किया कि हम इकबाल को नहीं पढ़ाएंगे। पहले कई विभागों में इकबाल अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से पढ़ाया जाता था। बहुत सारे लोग कह सकते हैं इसमें क्या बुराई है पढ़ाने में, लेकिन हमने तय किया कि इकबाल को नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे, मैं उस पर आता हूं। इकबाल 1877 में पैदा हुआ। 1904 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में थे, पहले बीए किया, फिर एमए किया, फिर वहां पर टीचर थे वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। 27 साल के थे तब उन्होंने एक गीत लिख दिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये सबको पता है ना, पूरे देश को पता है? जिनको पता है जरा हाथ खड़े करो। बहुत अच्छी बात है, सबको पता है। उसने लिखा पर माना नहीं, आपने माना। उसने लिखा जरूर पर इसको माना नहीं इकबाल ने कभी अपनी जिंदगी में। मैं उसको अल्लामा इकबाल नहीं बोल रहा हूं, मैं क्यों बोलूं उसको अल्लामा, लर्नेड मैन। 1905 में कैम्ब्रिज गए, 1909 में वापस आए और 1910 में तराना-ए मिल्ली लिखा, एंथम ऑफ कम्युनिटी। कितने लोगों को पता है तराना-ए मिल्ली? हाथ खड़े करो जरा। ये भारत का मन है, ये भारत की तैयारी है। तराना-ए मिल्ली नहीं पता? वैसे मुझे भी नहीं पता था, थोड़े दिन पहले ही पता लगा। मैं आज विद्वान बन के कह तो रहा हूं, पता मुझे भी नहीं था, क्योंकि प्रयास ही नहीं हुआ शिक्षा के अंदर। आपका कसूर नहीं है, मुझे भी नहीं पता था क्या है वो तराना-ए मिल्ली। 1910 में लिख दिया उस आदमी ने। चीन ओ अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, चीन ओ अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, सारा जहां हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। इकबाल कोई मरहम अपना नहीं जहां में, इकबाल कोई मरहम अपना नहीं जहां में, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ऐसा लिख दिया उसने 1910 में। भारत को नहीं पता, भारत के समाज को पता नहीं है, क्योंकि बताया नहीं क्या। ये समाज तो इतना सीधा और भोला है, इसको बता दिया। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, क्या कहा? अहिंसा परमो धर्म। ये मान के बैठ गया अहिंसा परमो धर्म। दूसरी बात नहीं बताई उसके साथ वाली लाइन, अगली लाइन है धर्म हिंसा तथैव च, यानी अहिंसा परम धर्म है, ठीक है, लेकिन धर्म के लिए की गई हिंसा उससे भी बड़ा कर्म है। ये भारत के लोगों को नहीं बताया गया और भारत मान के बैठ गया कि एक ही लाइन ठीक है अपने लिए। तो इकबाल एडवाइस जिना कि डू नॉट टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर मुस्लिम्स, डू नॉट टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर मुस्लिम्स, बट टॉक ऑफ कल्चरल इनकम्पैटिबिलिटी विद हिंदूज। मैं उसको कोट एंड अनकोट कर रहा हूं, मेरा नहीं है इसमें जरा भी। डू नॉट टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर मुस्लिम्स, बट टॉक ऑफ कल्चरल इनकम्पैटिबिलिटी विद हिंदूज। इससे पहले तो मुस्लिम समाज केवल अपने लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की बात कर रहा था, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, रिजर्वेशन दे दो, ये दे दो। ये उसने कभी नहीं कहा था कि कल्चरल इनकम्पैटिबिलिटी विद हिंदूज। कुछ लोगों ने मन में सोचा जरूर होगा, पर कहा नहीं था किसी ने। और आप देखिए 2025 में भी आसिम मुनीर ने क्या कहा। आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, फील्ड मार्शल हैं, क्या कहा अभी 2025 में कहा, वी आर नॉट रेडी, लाइक वी आर कल्चरली इनकम्पैटिबल विद हिंदूज। अभी कहा, इसका मतलब व्यक्ति मरता है, विचार नहीं मरता।
जो इकबाल ने कहा 2025 में, आसिम मुनीर ने वही वाली बात कह दी, अभी कही है, 15 दिन पहले कही है, 20 दिन पहले कही है आसिम मुनीर ने। इलाहाबाद के 19 दिसंबर 1930 के मुस्लिम लीग के सम्मेलन में इकबाल ने अलग मुस्लिम देश का विजन रखा जो पाकिस्तान का रूप लिया, और उसने क्या कहा, मैं चाहता हूं कि पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक अलग राज्य बने। 30 में कहा, ये ठीक है, 1930 में उसने ये भी कह दिया। और क्या कहा उसने, लिखा, क्योंकि उस समय क्या था, बहुत सारे मुस्लिम समाज के बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो इसके खिलाफ थे, इस बात के। सारे मुस्लिम इसके समर्थक थे ऐसा नहीं है, मुस्लिम बहुत सारे नेता विरोध कर रहे थे इसका बात का। तो उसने क्या लिखा, इन ताजा खुदाओं से बड़ा सबसे वतन है, इन ताजा खुदाओं, उनके लिए कह रहा है, इन ताजा खुदाओं से बड़ा सबसे वतन है, जो पैराहन है, जो पैराहन इसका है कपड़े में, जो पैराहन इसका है वो मजहब का कफन है, जो पैराहन इसका है वो मजहब का कफन है, बाजू तेरी तौहीद की कुव्वत से कवि है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफी है, ऐसा उसने कहा। और 1937 में क्या हुआ, 1935 के बाद इलेक्शंस हुए, हम सब जानते हैं, और आपको जानकर बहुत सारे लोगों को हैरानी होगी, जब मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो थी उसमें 485 मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, जिसमें से केवल 108 पर मुस्लिम लीग चुनाव जीत के आई थी। 108 पे, 485 मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात कर रहा हूं मैं, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात नहीं कर रहा। और ब्रिटिश प्रोविंसेस 11 में से 8 में कांग्रेस की सरकार बनी, यानी मुस्लिम लीग का इतना बड़ा कोई बहुत फॉलो बेस था ऐसा लगा नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना, वक्त का मैं बहुत, मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल डिवेस्टेटेड, परेशान, ह्यूमिलेटेड फील कर रहे थे, और ये इकबाल आ गया बीच में फिर से। उसने क्या कहा, जिन्ना को कहा, वर्क फॉर ए सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन ऑर्डर टू रिकैप्चर द ओल्ड मुस्लिम ग्लोरी इन हिंदुइज्म इन हिंदुस्तान, कि करो इस पे काम। यानी वो एडवाइजर बनकर करता रहा। मैं कहता हूं कि इसमें भी कोई खास बात नहीं है, करते ही हैं लोग जब अपना देश बनाते हैं। खास बात यह है कि उसको दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और अनेक भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया क्यों गया, और जब पढ़ाया गया, बड़ा बनाया गया, भारत को बुरा ही नहीं लगा और भारत के समाज को बुरा नहीं लगा, क्योंकि इस पे काम ही नहीं हुआ कभी। आपको बुरा क्यों नहीं लगा? 15 अगस्त और 26 जनवरी को आज भी भारतीय सेना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान गाती है, बैंड बजता है देश में अभी भी, और हम एक दूसरे को संदेश भी भेजते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरे जिसने लिखा वो व्यक्ति कौन था, हमें देखने की आदत ही नहीं रही उसके पीछे। इतना इतना ठीक है, तो आपको वो दूसरा वाला क्यों नहीं याद है? ये भारत के मन की समस्या है, यही कारण बना पार्टीशन का। चिंता यह है कि दोबारा न हो, इसके लिए कोई व्यवस्थित प्रयास हमने किया क्या? नादान है भारत के लोग, जब वो ऐसे मैसेजेस भेजते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को। अब कल मत भेजना, मेरी आपसे विनती है सबसे, कल मत भेजना ये वाले, और भेजना ना, बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो हरिओम पवार साहब की एक पोएम की लाइनें, वो कहते हैं कि वो जो कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, वो जो कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको सबको, ये जो बात है, सच को सच समझो तो सही। आदरणीय राम माधव जी ने एक किताब लिखी, पार्टीशन्ड फ्रीडम इन, 2022 में किताब आई, और उसके पहले चैप्टर का ही उन्होंने टाइटल दिया कि नोबडी वांटेड इट बट नोबडी स्टूड अप। ये उन्होंने मुस्लिम लीग के लिए नहीं कहा, ये उन्होंने इकबाल और जिन्ना के लिए नहीं कहा, ये उन्होंने मेरे लिए, आपके लिए, हमारे पुरखों के लिए कहा। कितनी आसानी से पार्टीशन हो गया, किसी ने विरोध ही नहीं किया। एंड नोबडी वॉज देयर टू स्टैंड अप अगेंस्ट इट व्हेन द मूवमेंट केम। यही सच है, यही इतिहास है। पर ये दोबारा ना हो जाए, इसकी तो चिंता करो। भारत के लोग, भारत का मन, भारत के विश्वविद्यालय, ये किसका दायित्व है? हम सबका ही तो दायित्व है। प्रश्न ये है कि वो कौन सी सोच थी जिसने कुछ लोगों के मन में ये भाव पैदा कर दिया कि एक अलग देश की जरूरत है? वो सोच क्या थी? उनके मनों में ये देश है मेरा का भाव क्यों नहीं आया कि ये देश है मेरा,
भाव ये क्यों आया कि मुझे अलग देश चाहिए? अभी रवि टेकचंदानी जी यहाँ बैठे हैं कि नहीं बैठे? बैठे हैं क्या रवि टेकचंदानी जी? नहीं बैठे। वो सिंधी समाज से आते हैं, कहानियां लिखते हैं और दूसरों की कहानियां, सिंधी समाज के और जो लेखक हैं उनकी कहानियों को भी एक संकलित वो उन्होंने किताब निकाली, मुझे दी 2-3 बार पढ़ने को। मैंने पढ़ी और फिर मैंने उनको अपना बात कही। मैंने कहा आप लोग सब बहुत अच्छा लिखते हो, अच्छी अच्छी कहानी भी लिखते हो, पर सारी कहानियों में आपकी कोशिश ये होती है किसी तरह से पॉलिटिकली करेक्ट रहो, सच लिखने की हिम्मत आप में नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अभी होते तो सामने अच्छा था, वैसे उनको कह चुका हूं पहले कि आप में सच लिखने की ताकत नहीं है। आप सारी कहानियों में सब कुछ लिखते लिखते पॉलिटिकली करेक्ट हो जाते हो, उसके बाद में ये हो गया बस। ये जो मन है ना, इस पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि मैं दोबारा से हरिओम पंवार की 2 लाइनें कोट करूंगा कि इतना डर डर के दुनिया से क्या ले लेंगे हम, इतना डर डर के दुनिया से क्या ले लेंगे हम। हरिओम पंवार जी का मैं बहुत कोट करता हूं, उनका बहुत प्रशंसक भी हूं कि इतना डर डर के दुनिया से क्या ले लेंगे हम। कोई दिल्ली मांगेगा तो क्या दिल्ली दे देंगे हम? दे देंगे क्या? ऐसे मन को बनाने की जरूरत है। 18 अगस्त 1946 को अमृत बाजार पत्रिका कलकत्ता में जिना का स्टेटमेंट, उसने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा, वी डू नॉट वॉन्ट वॉर, इफ यू वॉन्ट वॉर वी एक्सेप्ट योर ऑफर unhesitatingly. We don't want war, but if you want war, we accept your offer. We will either have a divided India or destroyed India. Statement है, quote and unquote. और अभी 9 अगस्त को आसिम मुनीर ने टेम्पा, फ्लोरिडा, यूएस में क्या कहा? यही तो कहा। अभी आसिम मुनीर ने कहा है 9 अगस्त को, याद तो 14 अगस्त है, 4 दिन पहले कहा है उसने कि वी आर ए न्यूक्लियर नेशन इफ वी थिंक, मैं कोट के साथ बोल रहा हूं, कोट, वी आर ए न्यूक्लियर नेशन इफ वी थिंक वी आर गोइंग डाउन वी विल टेक हाफ ऑफ द वर्ल्ड डाउन विद अस, वी विल वेट फॉर इंडिया टू बिल्ड ए डैम एंड व्हेन इट डज सो फिर 10 मिसाइल से फायर करेंगे। ये सोच है उनकी। और उसने कहा कि भारत की तो मर्सिडीज है, हमारा तो बड़ा वाला ट्रक है, मार भी देंगे तो मर्सिडीज को ही तो नुकसान होगा। ये एक फील्ड मार्शल, इतना सीनियर जनरल ऑफ आर्मी, वो बोल रहा है। और जो जिना बोल रहा था और आज इतने साल बाद फर्क क्या है? वही तो बात है। थोड़े शब्द अलग होंगे, थोड़ी भाषा अलग होगी, थोड़ा समय अलग हो गया। 14 अगस्त को इन बातों पर, इन बातों के मर्म को समझने की, और जो कह रहे हैं और जो नहीं कह रहे हैं, दोनों को समझने की भारत के मन को जरूरत है। एक और किताब आई, बस लगभग खत्म कर रहा हूं, नरेंद्र सिंह सरीला साहब की। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो पढ़नी चाहिए। किताब का टाइटल है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन बाय नरेंद्र सिंह सरीला। नरेंद्र सिंह सरीला जो हैं वो माउंटबेटन साहब के ओएसडी होते थे, उनके साथ रहे। अभी मैंने अभी किताब मुझे एक मित्र ने दी, सामने ही बैठे हैं, और मैंने पढ़ी वो किताब। 3 जून को 1947 को पार्टीशन अनाउंस्ड हुआ और एक ब्रिटिश लेबर पार्टी की एनुअल कॉन्फ्रेंस थी 1 वीक के बाद में, और अर्नेस्ट बेविन ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे। उन्होंने क्या कहा, ये दूसरा एंगल है, अभी तो मैंने एक ही एंगल पे बात की थी, एक और एंगल हल्का सा डाल के बात खत्म कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि डिवीजन ऑफ इंडिया वुड हेल्प टू कंसोलिडेट ब्रिटेन इन द मिडिल ईस्ट, वी हैव नो ऑप्शन बट टू डू इट। डिवीजन ऑफ इंडिया वुड हेल्प टू कंसोलिडेट ब्रिटेन इन द मिडिल ईस्ट। कोई रशिया का डर था, किसी का डर था, कोई कुछ कह रहा था। एक अनदर एंगल है इस सारी कहानी का। लॉर्ड वेवल वायसराय, देखो उस समय कौन था प्राइम मिनिस्टर, कौन था ब्रिटेन का? चर्चिल, जिस समय ज्यादा चल रहा। लास्ट में आए एटली साहब, लास्ट में आए, उनके कारण बहुत मदद भी हो गई उस समय। लेकिन उसने क्या कहा, लॉर्ड वेवल जो उस समय वायसराय थे भारत के, उन्होंने कहा कि चर्चिल, कोट, चर्चिल हेट्स इंडिया एंड एवरीथिंग टू डू विद इट। यानी जिसने तय करना है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कह रहा है कि आई हेट इंडिया, आई हेट इंडियंस। Churchill also said, quote, I hate Indians, they are a beastly people with a beastly religion.
क्रूर हैं हम लोग। क्रूरता भारत के रिलीजन में ऐसा कहा। जिन लोगों ने तय करना था वो भारत के बारे में सोचते क्या थे। ये तो चलो ठीक है कि रूजवेल्ट की एक अलग इसमें रोल था, वो एक लंबी बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी 14 अगस्त को इन सब बातों पर बात करने का समय है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो हैप्पीएस्ट माइंड ऑन द अर्थ, जो हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ भी पढ़ना, जाकू की बुक, और एक जो मैंने ये दी है नरेंद्र सिंह सरीला की बुक, जरूर पढ़ें। भारत के लोग पढ़ना चाहिए हमको, हमारा मन बनेगा। एक बार फिर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 14 अगस्त 2021 को ट्वीट किया था, मैं उसको कोट करके अपनी बात खत्म करता हूं। उन्होंने कहा कि देश के बंटवारे का दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय भारत की सरकार का आभार, क्योंकि साल में एक बार कम से कम चर्चा हो तो सोता हुआ भारत थोड़ा उठेगा। बार बार बात करने की जरूरत है, नहीं तो अगर हमको इतना सोने की आदत न होती तो 800 साल की गुलामी भी हमारी न होती। इसी कारण से जिम्मेदारी बढ़ जाती है। भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए, और भी इस तरह के जो दिल्ली विश्वविद्यालय में इकबाल हैं, अगर उसके कोई पैरेलल मिलते हैं तो मैं चाहूँगा कि हमें बताया जाए। हम ऐसे लोगों को बड़ा नहीं करेंगे जो भारत के खिलाफ हैं, भारत को विभाजन के दोषी हैं, या उनकी दृष्टि इस पे रहती है कि भारत को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। ये विश्वविद्यालयों का काम है और दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी भूमिका समझता है, और हम उसी दिशा में उसी तरह से इसमें काम करेंगे। आप सब आए, आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, सह सरकार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। Your lifelong dedication from your ahead of its time PhD on climate change in the 1970s to your leadership in preserving national memory embodies foresight and integrity. You have consistently highlighted partition's unhealed wounds, the betrayal, violence, and enduring trauma suffered by millions. As you remind us, a country cannot move forward without asking, who was responsible? Your work bridges ecological resilience and civilizational unity, urging us to document survivor testimonies before memories fade, to reject divisive narratives that fracture society, to honor Bharat's ethos where diversity fuels strength. Your work with initiatives like Sankalp, mentoring future civil servants to uphold Indian values and ethos, aligns with our university's mission to forge leaders rooted in justice and remembrance. In an age of climate crisis and fractured histories, your legacy inspires us to transform memory and stewardship. May your message today inspire us to transform grief into resolve, memory into action, and division into unity. As you rightly said, the spirit of selfhood has diminished. To re-establish nationhood, we must build reverence. Sir, we eagerly await your valedictory address. मंच पर उपस्थित हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्रीमान योगेश सिंह जी, और जिन दो लोगों के आपने संस्मरण सुने, विभाजन के समय के श्रीमान एन.डी. अरोड़ा जी, श्रीमान करमचंद जी गुडवानी जी, और विश्वविद्यालय के इस ऐतिहासिक सभागृह में उपस्थित आदरणीय बंधुओं, बहनों, आज 14 अगस्त है, देश के बंटवारे का दिन। कल देश की आज़ादी का दिन होगा। 1947 से लेकर के अब तक लंबा समय बीत गया। हमारा देश क्या है और देश का बंटवारे का अर्थ क्या होता है,
कम से कम नई पीढ़ी को और पुरानी पीढ़ी को अच्छे से समझना चाहिए। भारतीय इतिहास की एक रोमांचकारी घटना थी, और जैसा पूर्व के वक्ताओं ने बताया, लगभग 10 से लेकर के 15 लाख लोगों की हत्या, 1.5 करोड़ लोगों का माइग्रेशन, अपने गांव, जमीन, अपने मंदिर, गुरुद्वारे, कारखाने और दुकान छोड़कर वे एक ऐसे देश की ओर चल दिए थे जहां कोई भविष्य ज्ञात नहीं था। विश्व के इतिहास में अनेक देशों ने आज़ादी के संघर्ष लड़े हैं, लेकिन भारत का संघर्ष कुछ विशेष था। यहाँ विश्वविद्यालय के छात्र और अध्यापक, अन्य बंधु बैठे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा वे कम से कम अपने देश के बारे में जानें। हमारा देश दुनिया के और नेशंस की तरह नहीं था। राजा आते थे, राजा चले जाते थे, आक्रमणकारी आते थे, राज्य करते थे, चले जाते थे। भारत नाम का ये देश कब आया, इसको बता पाना कठिन है, क्योंकि हमारे देश का जो ओरिजिन है, हमारे देश का जो इवोल्यूशन है, ये पश्चिमी दुनिया के नेशंस की तरह नहीं हुआ था। मैं आप में से पूछता हूं, आप कोई उत्तर दे दो, भारत कब बना? आप बता सकते हैं जर्मन का यूनिफिकेशन कब हुआ? आप बता सकते हैं फ्रांस कब एग्जिस्टेंस में आया? आप बता सकते हैं यूके कब आया? आप बता सकते हैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कब आए? आप बता सकते हैं रूस कब बना? लेकिन भारत के बारे में आप नहीं बता सकते भारत कब बना। भारत को एक राजनीतिक इकाई नहीं थी। भारत का जो इवोल्यूशन हुआ था, विकास हुआ था, एक आध्यात्मिक पुण्य भूमि इसके रूप में हुआ था। भारत अकेला ऐसा देश था जिसके प्रति हमारे ऋषियों ने हजारों हजारों वर्ष पहले श्रद्धा का भाव जगाया था। दुनिया के किसी देश में वहां की जनता में श्रद्धा का भाव भूमि के प्रति नहीं होता है, हमारे देश में था। ऋग्वेद काल में हिरण्यगर्भ सूक्त से लेकर वो दसियों हजार वर्ष पहले से लेकर उन ऋषियों ने जो परिभाषा करी, वो कहते हैं यस्य में हिमवंतो महित्वा, वो वहां जहां पर इतना बड़ा विशाल हिमालय है, जहां रस से भरा समुद्र है, चारों ओर फैले विशाल बाहु है, इसको छोड़कर किसको हविष दोगे? कस्मै देवाय हविषा विधेम, तुम इसी को हविष दे दो, इसी के लिए प्रार्थना करो, इसी की पूजा करो। हिमालय से लेकर के समुद्र तक का ये देश एक था ऋग्वेद काल से। 2000 वर्ष पूर्व कालिदास ने जब कुमार संभव में पहला श्लोक लिखा, अस्तुत्तरस्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परौ तोय निधि ही, अर्थात अस्त्युत्तरस्याम, पूरे उत्तर भारत में, पूरे उत्तर दिशा में विशाल हिमालय फैला हुआ है। पूर्वा परौ, पूर्व में भी पश्चिम में भी जो समुद्र को स्पर्श करता है। तोय निधि ही स्थितः पृथिव्याम इव मानदंडाः, ये धरती पर मानदंड, ये भारत की परिभाषा थी। भारत कैसा है, कितना बड़ा है, और ये हजारों साल से है। ये महाभारत काल में भी है,
रामायण काल में भी है, कालिदास के काल में भी है, उसके बाद भी है। अनेक लोग आते गए और जाते गए, लेकिन भारत की जो प्रतिमा बनी वो ऐसी थी जो एक देवता की प्रतिमा होती है, देवत्व की प्रतिमा होती है, ऐसी भारत की प्रतिमा करके यहां बनी। अलेक्जेंडर का पहला आक्रमण 327 BC, वहां से लेकर के अंतिम आक्रमण अहमद शाह अब्दाली का 18वीं शताब्दी में, भारत एक ही रहा, भारत टूटा नहीं। चाहे गजनी आए, चाहे गौरी आए, अलाउद्दीन खिलजी आए, बख्तियार खिलजी आए, बाबर आया, नादिर शाह आया, तैमूर लंग आया, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, को पुर्तगीज आए, कि डच आए, फ्रेंच आए, लेकिन भारत एक था, भारत टूटा नहीं कभी भी। 14 अगस्त एक ऐसा दिन था, भारत टूट गया। हजारों वर्षों की जो एक ईश्वरीय प्रतिमा हम लोगों के मन में थी, केदारनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक, कामाख्या परशुराम कुंड से लेकर के और द्वारका हिंगलाज देवी का मंदिर ननकाना साहब तक, ये भारत खंडित हो गया। एक ईश्वरीय प्रतिमा बिखर गई। और उसके बाद जो बड़ा विनाश हुआ, आज तक किसी देश की आजादी में इतने लोगों ने और अपनी जान नहीं दी थी। 10 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में लोग मारे गए। जैसा बताया हमारे वाइस चांसलर महोदय जी ने, उससे बड़ा दुर्भाग्य यह था कि बाद में आने वाली सरकारों ने ये भी कोशिश नहीं करी, कम से कम डॉक्यूमेंटेशन तो कर देते। कितने लोग मरे, कितने लोग मिले ही नहीं, कितनी महिलाएं मिली ही नहीं। 75,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, अरबों खरबों रुपए की संपत्ति का नाश हो गया, लेकिन इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं। कितना बड़ा दुर्भाग्य देश का है। जब देश के विभाजन की बात चल रही थी तो गांधी जी ने कहा था कि देश के विभाजन के पहले मेरे शरीर के टुकड़े कर दो, उसके बाद देश का विभाजन होगा। लोग निश्चिंत हो गए। वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, स्वॉर्ड विल मीट द स्वॉर्ड, वी विल नॉट एक्सेप्ट द पार्टीशन। तलवार से तलवार भिड़ेगी, हम विभाजन स्वीकार नहीं करेंगे। जवाहरलाल जी ने कहा, इट्स ए फैंटास्टिक नॉनसेंस, ये बेहूदी बात है, विभाजन नहीं होगा। राजेंद्र बाबू ने एक पुस्तक लिखा, इंडिया डिवाइडेड, और उन्होंने कहा यह देश बट नहीं सकता। जिसको प्रकृति ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने एक बनाया है, वो कैसे बटेगा? विभाजन अव्यावहारिक है। लेकिन 3 जून 1947 को रेडियो पर लोगों ने सुना कि देश बटेगा और 14 अगस्त को पाकिस्तान बन जाएगा। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन यह सत्य था, देश बट गया। उसके बाद जो हाहाकार मचा, वो दुनिया के पूरे परिदृश्य में दुर्लभ था। ऐसा कहीं नहीं हुआ जो यहां हुआ। इसका जिम्मेदार कौन था? लोगों को धोखे में क्यों रखा गया? लोगों को झूठे आश्वासन क्यों दिए गए? और एक के बाद ऐसा घटनाक्रम कौन सा हुआ कि देश बट गया? कम से कम ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में रहने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले हमारे जो विद्यार्थी गण हैं, प्राध्यापक लोग हैं, उनको ऐतिहासिक जानकारी होनी चाहिए। जैसा वाइस चांसलर महोदय ने बताया, मैं अपने बच्चों को ये बताने के लिए, बच्चों याद रखो, भूलना नहीं, हमारे साथ ऐसा हुआ। इसलिए ये दिन है, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। इधर कम से कम हमको जानना चाहिए हुआ क्यों। भारत एक ऐसा देश है और था
जो सैकड़ों प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय, रिलीजन्स, सेक्ट, इन सब को संभाल के चलता है। ये भारत की यूनिकनेस है। दुनिया में ऐसा कोई देश है ही नहीं जो सैकड़ों, हजारों भाषाओं, हजारों बोलियों, सैकड़ों मत, पंथ, संप्रदाय, इनके लोगों को एक साथ लेकर के चलता है। मार्क ट्वेन जो है अमेरिका का बहुत बड़ा लेखक हो गया, वो भारत के बारे में लिखता है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ 100 नेशंस, ऑफ 100 लैंग्वेजेस, 1000 स्पीचेस एंड 2 मिलियन गॉड्स। भारत ऐसा देश है जिसमें दुनिया के 100 नेशंस आ सकते हैं। सैकड़ों प्रकार की यहां भाषाएं हैं, हजारों प्रकार की बोलियां हैं और 20 लाख देवी देवताओं की पूजा यहां होती है। एक ऐसा देश है ये। यहां सबको एक्सेप्टेंस था और सबको रिस्पेक्ट थी। और भारत का जो व्यवहार था ये यूनिक था। भारत में आने वाले ग्रीक लोग भारत में मिल चुके थे, भारत में आने वाले शक लोग भारत में मिल चुके थे। यहां हूण लोग जो आए वो बर्बर लोग थे, लेकिन भारत में वे मिल गए। भारत अपने विचार से, भारत अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने प्रेम से, अपने आध्यात्मिक भावनाओं से लोगों का दिल जीत लेता था और लोग इसी देश में मिल जाते थे। ग्रीक लोग बड़े विद्वान थे, वे तर्क में, बातचीत में भरोसा रखते थे। बहुत सी बातें हमने ग्रीक से सीखी, बहुत सी बातें ग्रीक लोगों ने हमसे सीखी। ग्रीक मिल गए, शक मिल गए। इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां आप लोग देखते हैं ना, इनका बड़ा हिस्सा हमने ग्रीक से सीखा। अब 12 राशियां देखते हैं ना, कर्क है, मिथुन है, सिंह है, कन्या है, वृश्चिक है, ये शब्दावलियां हमने ग्रीक से ली हैं। मालूम नहीं आपको? बहुत अच्छे प्रकार के कपड़े सिल करके पहनना हमने ग्रीक से सीखा। बहुत बातें हमने शक से सीखी, बहुत बातें हमने ईरान से आए हुए लोगों से सीखा। बहुत बातें हम सीखते थे और बहुत बातें वे हमसे सीखते थे, घुल मिल जाते थे। एक्सट्रीम जो एक्सेप्टेंस है वो भारत के पास था। एक्सट्रीम डाइवर्सिटीज को हम अपने अंदर समेट करके चलने का सामर्थ्य रखते थे। इस्लाम भारत में आया और भारत के अध्यात्म, यहां की कला, यहां का चित्र, यहां का स्थापत्य, यहां के वस्त्र, यहां का भोजन, इनमें से बहुत बातों को वहां के इस्लाम के लोगों ने स्वीकार कर लिया। अमीर खुसरो बहुत बड़ा लेखक हो गया। वो लिखता है, भारत के पक्षी कितने सुंदर हैं, भारत की हिंदी कितनी अच्छी है, भारत के त्योहार कितने अच्छे हैं, यहाँ की भूमि कितनी अच्छी है, यहाँ के फल कितने अच्छे हैं। अमीर खुसरो को पढ़िए आप मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़िए। मलिक मोहम्मद जायसी कितना भारत का सुंदर वर्णन करता है। अब्दुल रहीम खान खाना को पढ़िए आप, वे मुसलमान थे, लेकिन मुसलमान होते हुए भी उन्होंने कितने सुंदर काव्य लिखे। एक व्यक्ति ने रहीम को पूछा, रहीम ये हाथी अपने सिर पर मिट्टी क्यों डालता है, उठा के डालता है? तो रहीम उत्तर देता है, जेही रज मुनि पत्नी तरी, अहिल्या तर गई राम के पैर के मिट्टी स्पर्श से। जेही रज मुनि पत्नी तजी सो ढूंढत गजराज। यह हाथी उस मिट्टी को ढूंढ रहा है, वो जो मिट्टी से, राम के पैर की मिट्टी से अहिल्या तर गई थी, वो ढूंढ रहा है। ये भारत की संस्कृति के साथ उसका मिला जुला स्वरूप है। उन्होंने कृष्ण की भक्ति के काव्य लिखे, राम की भक्ति भी लिखी, गंगा की भक्ति भी लिखी, और मुसलमान भी थे, 5 वक्त नमाज भी पढ़ते थे।
आगरा में अकबर नजीर अकबराबादी थे, मुसलमान थे। कितने सुंदर होली पर, कृष्ण पर काव्य उन्होंने लिखे, वो रच बस गए। अकबर सभी मत पंथों के लोगों को बुलाता था, सबकी बातें सुनता था। अकबर ने जजिया रोक दिया था। दारा शिकोह अकबर की 2 पीढ़ी बाद में पैदा हुआ। दारा शिकोह ने सारे मत पंथों के लोगों के साथ बातचीत शुरू किया, उपनिषदों का पर्शियन में ट्रांसलेशन कराया। और दारा शिकोह ने कहा इस्लाम एक विचार है, इधर वेदांत हिंदुत्व का एक विचार है। 2 बड़े समुद्र हैं, दोनों मिल सकते हैं, मजम उल बहरैन। उसने पुस्तक लिखी। एक और ऐसा एसिमिलेशन चल रहा था। हजारों लोग ऐसे थे जो इस्लाम के साथ साथ भारत की विशेषताओं को स्वीकार कर रहे थे। ये ताजिए कहां से आए? ताजिए दुनिया में कहीं नहीं थे, भारत में ही थे। मुसलमानों में कोई व्यक्ति मर गया तो उसकी कब्र बना करके, और अगर बड़ा व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति है तो उस पर चादर चढ़ाना, मजार बना देना। ये हिंदू से मुसलमान बने थे, मंदिर में जाते थे, वो आदत भूले नहीं, वो मजार पर जाने लगे, मजार पर चादर चढ़ाने लगे, मजार पर अगरबत्ती जलाने लगे, धूप बत्ती होने लगी, वहां भजन गाते थे, या मुसलमान हो गए कव्वाली गाने लगे, अनेक प्रकार के वाद्य बजाने लगे। इस्लाम था, और यहां ये उसका भारतीय संस्करण एक अच्छे ढंग से डेवलप हो रहा था। इस्लाम का एसिमिलेशन भारत के साथ, और ऐसे 2, 4, 5 नहीं। अभी बंगाल में हमारे जो शांति निकेतन में हिंदी के प्रोफेसर रहे, रामेश्वर मिश्र पंकज, रामेश्वर मिश्र, उनको हमने कहा बंगाल के मुस्लिम वैष्णव भक्तों की पदावलियां इकट्ठी करिए। अकेले बंगाल में उन्होंने लगभग 2,25,000 पदावलियां इकट्ठी की हैं, मुसलमानों ने लिखे भगवान कृष्ण के भक्ति में, और ये संख्या 200 से ज्यादा है। गुजरात में 100 से ज्यादा मुस्लिम वैष्णव भक्त मिल गए। ये बिलग्रामी करके गांव है यहाँ हरदोई के पास में, वहां सैकड़ों मुस्लिम भक्तों की परंपरा ही थी। राजस्थान में रज्जब था, मुसलमान था, अच्छे भजन गाता था। वृंदावन में ताज बीबी करके थी, मुसलमान थी, मुगलिया परिवार की थी, वो कृष्ण की भक्ति में अच्छे भजन गाती थी। तो भजन है, कीर्तन है, संगीत है, मजार है, ताजिए हैं, गाना और बजाना है, होली का त्योहार है, मिलकर के मनाना है। उधर इस्लाम का भी उनको पालन करना है। इस्लाम भी था और साथ साथ भारतीय विचार, व्यवहार, आनंद भी था। सबको साथ लेकर के चलने का भारत का स्वभाव था। यह कुछ लोगों को सहन नहीं हुआ, और इसलिए अकबर के समय से ही एक ऐसा विचारधारा चलने लगी जो ये कहते थे कि नहीं, अपने को इस सबसे दूर रहना है। तो शेख अहमद सरहिंदी नाम से एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ जिसने इसका सबका विरोध शुरू किया। नहीं, ये कुछ नहीं चाहिए। उसकी परंपरा के लोग बाद में आगे बढ़े। हम जानते हैं एक वलीउल्लाह खां हो गए जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली को बुलाया। उनका यह इस्लाम खतरे में पड़ गया है। ये मराठे और सिख बढ़ते चले जा रहे हैं, इधर जाट बढ़ रहे हैं, जल्दी तुम आओ, आक्रमण करके इनको समाप्त करो। ये वलीउल्लाह खां की अलग लीगेसी चलने लगी। अब्दुल अजीज दहलवी था, बाद में सैयद अहमद बरेलवी आया। ये किसी भी प्रकार के और इस्लाम के अंदर ऐसी चीजों को आने से रोकता था। नहीं, ये बंद करो, ये बंद करो। कोई भी भारत की बात अगर इस्लाम को मानने वाले अगर स्वीकार करते थे तो उसके खिलाफ आंदोलन चलते थे। यह व्यापक स्वीकार्यता के विरोध में एक आंदोलन चलाने का क्रम जारी हो गया।
1857 एक ऐसा लैंडमार्क था जहां पर हिंदू और मुसलमान मिलकर के आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। इसके पहले भी मराठों की सेना में मुसलमान थे। रानी झांसी का जो तोपची था वो मुसलमान था। शिवाजी महाराज का जो 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 सेवादार था, जो उनके साथ हमेशा रहता था, मदारी, वो मुसलमान था। बहुत से मुसलमान थे जो भारत के साथ भक्ति के साथ लगे थे। और एक ऐसी नई पीढ़ी तैयार हो रही थी जो इस्लाम के नियमों का पालन भी करते थे और भारत के साथ मिल करके रहने का एक संस्कार लेकर, विचार लेकर, व्यवहार लेकर आगे बढ़ रहे थे। 1857 उसमें से एक लैंडमार्क था। मुसलमानों ने स्वीकार किया, हम गौहत्या जो है वो किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करेंगे। मुसलमानों ने घोषणा की थी, हिंदू अपने मंदिर बनावे, हमको कोई आपत्ति नहीं। मुसलमानों ने स्वीकार किया। अंग्रेजों को खराब लगा, अंग्रेजों को भविष्य के लिए खतरा पैदा हो गया। अंग्रेजों को लगा एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी और कैसे भी इन दोनों को अलग अलग किया जाए। और इसलिए अब इस इतिहास को अपने को पढ़ना है, जो एक ऐसी मिलेशन का दौर था। क्योंकि भारत तो एक ऐसा देश है यहाँ शैव भी है, वैष्णव भी है, नाथपंथी भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, शाक्त भी है, सनातनी भी है, आर्य समाजी भी है, रैदासी भी है, कबीरपंथी भी है, नामदेवी भी है, शंकर देवी है। नामदेवी के साथ देखिए और अनेक परंपरा, कबीरपंथी है, 25 प्रकार के कबीरपंथी है। हजारों प्रकार की परंपराओं को निभाते हुए लेकिन जीवन में शुचिता, पवित्रता, प्रामाणिकता, सत्यनिष्ठा और दूसरे लोगों के साथ मिलकर के प्रेम से चलने का स्वभाव, यह भारत है। एक्सट्रीम जो एक्सेप्टेंस है और एक्सट्रीम रिस्पेक्ट दूसरे के लिए है। अंग्रेजों को खतरा लगा और जो उनकी जो कुटिलता है, जो क्रुकडनेस है, वो हमेशा यही है, जो ठीक लोग हैं इनमें दो टुकड़े के झगड़ा कराओ बस, तो आसानी से आपको शासन करने को मिलेगा। और इसे कुछ लोगों को उन्होंने तय किया, ढूंढ लिया। तो सर सैयद अहमद खां अंग्रेजी राज्य में सरकारी नौकरी में ही थे। 1857 की क्रांति में उन्होंने कुछ अंग्रेज अफसरों को बचाया था, संभाला था, उनकी सुरक्षा दी थी। अंग्रेज इस बात से प्रसन्न थे। उन्होंने एक विद्यालय खोला अलीगढ़ में, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, वो कॉलेज बन गया। शुरू में तो वो कहते थे हिंदू और मुसलमान एक सुंदर बधू की दो आंख की तरह है, लेकिन बाद में विचार बदल गया। वे कहने लगे अगर लोकतंत्र आया तो मुसलमान कैसे रहेगा, मुसलमान तो अल्पसंख्यक है और हम लोग जो है, मुसलमान जो है रूलिंग कम्युनिटी है और हिंदू जो है ये तो हमारे रूल्ड लोग हैं, हमारी प्रजा रहे, ये हमारे ऊपर शासन करेंगे क्या। बाद में उनका विचार ऐसा बदला कि वे साफ साफ कहने लगे इस देश में इस्लाम एक नेशन है, हिंदू एक अलग नेशन है। बंधुओं, ये पहली बार टू नेशन थ्योरी का ओरिजिन यहां से है। अभी तक मुसलमानों के मन में ऐसा बिल्कुल नहीं आया था कि मुसलमान एक अलग नेशन है, नहीं, कभी नहीं आया था। ये पहली बात ऐसी आई, सर सैयद साहब ने बोलना शुरू किया और उनके भाषण आप जो रुचि रखते हैं वे पढ़िए। 1887 लखनऊ का भाषण और 1888 का उनका मेरठ का भाषण, साफ साफ उन्होंने कह दिया इस्लाम मुसलमान एक नेशन है, हिंदू एक अलग नेशन है और दोनों साथ रहना बहुत मुश्किल काम है। अभी विभाजन की बात नहीं आई थी। इतने में मुसलमानों को साथ लेकर अंग्रेजों ने एक नया खेल खेला कि बंगाल हमारे आज़ादी का बड़ा सेंटर बन गया था। बंगाल में बड़ी मात्रा में क्रांतिकारी लेखक सब आज़ादी के लिए दीवाने हो रहे थे, बंगाल को बांट दो। और इसलिए बंगाल को बांटने की कॉन्स्पिरेसी, पढ़िए उसको आप, बंगाल के बंटवारे की क्या जरूरत क्या थी। हाँ, पढ़िए
1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ और पार्टीशन का आधार यही था, ईस्ट बंगाल माने मुस्लिम मेजोरिटी का बंगाल और वेस्ट बंगाल माने हिंदू मेजोरिटी का बंगाल। और ईस्ट वाले बंगाल के साथ आसाम जोड़कर एक नया प्रांत बनाया, प्रोविंस ऑफ ईस्ट बंगाल एंड असम। और धीरे से अंग्रेजों ने वहां के मुसलमान लोगों को कहा अब तुम आसाम में फैल जाओ, आसाम का बड़ा क्षेत्र आपको मिल जाएगा, वहां आबादी कम है, तुम्हारी पॉपुलेशन ज्यादा है। बंधुओं, पहली बार बड़ा भारी विरोध बंगाल के विभाजन का हुआ और उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर और अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल सब लोग खड़े हो गए, बंगाल का विभाजन स्वीकार नहीं होगा। 1911 आते आते बंगाल का विभाजन रद्द हो गया। यह अंग्रेजों को बड़ा झटका लगा और बंगाल बड़ा सेंटर बन गया, बिल्कुल आजादी की लड़ाई का केंद्र बन गया। अंग्रेजों को लगा यहां रह करके शासन चलाना मुश्किल, राजधानी कलकत्ता थी देश की, वो राजधानी दिल्ली शिफ्ट हो गई। वो शिफ्ट होने के लिए जब हुआ तो अंग्रेजों को लगा अब कुछ बड़ा करना चाहिए और अंग्रेजों ने एक मुस्लिम डेलीगेशन योजना करके बुलाया शिमला में 1906 में। 35 लोग बुलाए, सारे देश के प्रतिनिधि करके उन्होंने बुलाए और उन्होंने कहा कि अब देखो भाई, मुसलमानों की बातों को रखने के लिए आप तैयार हो जाओ, क्या क्या आप मांगे रखेंगे आप तय करो। और ब्रिटिश ऑफिसर्स ने मिल करके डिमांड ड्राफ्ट तैयार करने शुरू करे और थोड़े 2-3 महीने के बाद ही ये अक्टूबर में ये शिमला में ये डेलीगेशन गया 35 लोगों का, इसमें सारे देश से लोग बुलाए थे उन्होंने। ये ब्रिटिशर्स की प्लानिंग थी। और 2 महीने बाद ही और दिसंबर में और ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना करी 1906 में। मुस्लिम लीग का एक ही उद्देश्य था कि अब मुसलमानों की मांगों को रखने के लिए एक फोरम डेवलप करना और कांग्रेस में मुसलमानों को जाने से रोकना, बस इतना ही था। अंग्रेज इसमें सफल हो गया, अंग्रेज इसमें सफल हो गए, एक बड़ा काम था। और इसी के बाद उन्होंने ये शुरू किया, भाई देखो मुसलमानों की आबादी कम है तो हमारी सीट रिजर्व कर दो। ये सेपरेट इलेक्टोरेट की तैयारी अंग्रेजों ने करवाई। 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट तैयार हो गया। 1916 में जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उस कांग्रेस के अधिवेशन के समय मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन लखनऊ में हुआ और कांग्रेस ने पहली बार ये बात मान ली कि आपके सेपरेट इलेक्टेड हम मान लेते हैं, उन सीटों पर मुसलमान ही वोट डालेगा, मुसलमान ही प्रतिनिधि चुना जाएगा। अब इसे आप समझ सकते हैं कि देश में मिलकर के अपने प्रतिनिधि तय करना समाप्त हो गया। ये विभाजन की एक दूसरी ईंट रख दी गई। 16 में लोगों को लगा, जिन्ना साहब भी थे, यदि भी जिन्ना साहब सेपरेट इलेक्टेड के विरोधी थे। जिन्ना साहब कहते थे नहीं, मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टेड की जरूरत नहीं है। लोकमान्य तिलक भी थे, लेकिन सबको लगा इससे समझौता हो जाता है तो अच्छा रहेगा। द्वितीय और प्रथम विश्व युद्ध के बाद टर्की जो था ये तो जर्मनी के साथ था, टर्की जर्मनी के साथ था, लेकिन जैसे ही अंग्रेज जीते, जर्मनी हार गया, तो टर्की के खलीफा को समाप्त कर दिया अंग्रेजों ने। टर्की का खलीफा सारे मुस्लिम जगत का खलीफा था, सारा मुस्लिम जगत उसकी बात सुनता मानता था। मुसलमानों में से निराशा फैल गई। भारत के मुसलमानों ने टर्की का खलीफा वापस आवे आंदोलन शुरू किया, लेकिन न टर्की चाहता था न अंग्रेज चाहता था। टर्की में कमाल पाशा सत्ता में आ गए। कमाल पाशा नौजवानों की पसंद थे। कमाल पाशा ने टर्की में बड़े सुधार किए, लेकिन इधर भारत में मुसलमानों ने कहा नहीं, खिलाफत आनी चाहिए।
कांग्रेस को लगा हमको सपोर्ट करना चाहिए। पहली बार कांग्रेस गलत रास्ते पर चल पड़ी। जिन्ना ने विरोध किया, जिन्ना ने कहा ऐसा मत करिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने विरोध किया, नहीं ये मत करिए, ये रिलीजियस डिमांड है, इसको पॉलिटिकल फील्ड में मत उठाइए आप। लेकिन कांग्रेस ने खिलाफत का सपोर्ट किया। 1920 में अलग अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया और खिलाफत का सपोर्ट कांग्रेस ने किया। लेकिन चौरी चौरा की घटना घट गई, 22 लोगों की हत्या कर दी लोगों ने। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी के आंदोलन वापस लेते ही एक नई बात फैल गई कि हिंदुओं ने खिलाफत के खिलाफ धोखा दे दिया। जगह जगह देश में दंगे शुरू हो गए और जो मुसलमान राष्ट्रवादी थे वे कांग्रेस से दूर हो गए और जो हिंदू राष्ट्रवादी थे उनको कांग्रेस की नीति पर संदेह होने लगा। इस खिलाफत आंदोलन ने सारे देश में एक नई समस्या खड़ी कर दी। जैसा हमारे वाइस चांसलर साहब ने बताया, मुस्लिम लीग का 30वां अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ, अल्लामा इकबाल, जिनको कहते इकबाल साहब, उसके अध्यक्ष थे। पहली बार व्यवस्थित रूप से सेपरेट मुस्लिम स्टेट की डिमांड लाए 1930। उनके दिमाग में विश्व का नक्शा था। भारत का मुसलमान सारे दुनिया के मुसलमानों को नेतृत्व देगा। भारत के मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि अब इस्लाम का नेतृत्व जो है, वो लीडरशिप जो है, भारत का मुसलमान करें और जो पश्चिम का क्षेत्र है यहाँ अलग स्टेट बन जाए। उनकी बहुत सारी कविताएं बहुत अच्छी थीं, लेकिन एक शेर हमारे योगेश जी नहीं बोले। वो बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमको अल्लामा इकबाल साहब समझ में नहीं आएंगे। वो मिल्ली वाला गीत तो उन्होंने सुनाया, लेकिन इकबाल किस सीमा तक, किस हद तक चले गए, वो भारत की जमीन को नापाक जमीन बोलने लगे। वो कहते हैं अगर टर्की का खलीफा जो भी है वो मेरे को थोड़ा इशारा कर दे तो भारत की नापाक जमीन पर मैं इबादत भी न करूं। कर दे फकत इशारा अगर शाये खुरासान, सजदा न करूं हिंद की नापाक जमीन पर। अर्थात इकबाल जो है वो भारत की जमीन को नापाक जमीन कहने लगा। कर दे फकत इशारा, थोड़ा सा इशारा कर दे मेरे को, जो खुरासान का जो शहंशाह है, सजदा न करूं हिंद की इस नापाक जमीन पर। लेकिन इकबाल साहब बीमार रहने लगे, दमा के मरीज थे, आवाज बंद होने लगी। तब इन्होंने जिन्ना को ब्रिटेन से बुलाया, तुम आ जाओ। अदरवाइज जिन्ना तो विदेश चला गया था, क्यों मुस्लिम लीग पहले चुनावों में हार गई थी बुरी तरह से। जिन्ना साहब आ गए और 40 में लाहौर में जो अधिवेशन मुस्लिम लीग का हुआ उसमें पूरे पाकिस्तान की मांग आ गई। 45-46 का चुनाव जो हुआ उसमें मुस्लिम लीग भारी बहुमत से जीत गई। मुस्लिम लीग ने जो सेंट्रल असेंबली की थी उसकी 30 की 30 सीटें जीत ली और जो प्रोविंशियल जो असेंबलीज थी उसमें भी काफ़ी सीटें जीत गई। अब निश्चित हो गया कि पाकिस्तान बनेगा। और जो सर सैयद अहमद खान की जो फिलॉसफी थी, इसको अलीगढ़ मूवमेंट बोलते हैं। तो पाकिस्तान बनाने का जो आइडियोलॉजिकल जो मैटर है वो कौन देगा, वो तो एएमयू के प्रोफेसर्स ने तय किया। अल्लामा इकबाल भी जब एएमयू आते थे, जिन्ना साहब भी एएमयू आते थे, वहाँ इनके भाषण होते थे। कैसे ये बने पाकिस्तान, तो जिन्ना साहब बोलते थे एएमयू जो है दिस इज द आर्सेनल ऑफ मुस्लिम इंडिया। मुस्लिम इंडिया का जो शस्त्रागार जो है, जो एएमयू है। और जो 45-46 के जो चुनाव थे उसमें एएमयू के हजारों बच्चे दूर दूर चले गए मुस्लिम लीग को जिताने के लिए। और कितना बड़ा उसका रोल रहा ये हम देख सकते हैं। लेकिन इतने बीच में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी थी, सोशल लोग थे,
बड़े ताकतवर लोग थे, मुसलमानों में भी थे, जो पार्टीशन के विरोधी थे। उनकी लंबी लिस्ट है, वो मैं यहां पढ़ करके नहीं सुनाऊंगा। क्योंकि पुराना सिंध का जो प्राइम मिनिस्टर था, जो बंगाल का प्राइम मिनिस्टर था, पंजाब का प्राइम मिनिस्टर था, खान अब्दुल गफ्फार साहब थे, सब विरोधी थे। जाकिर हुसैन साहब थे, विरोधी थे। फखरुद्दीन अली अहमद विरोधी थे। आजाद साहब विरोधी थे, मौलाना आजाद विरोधी थे। ये सब चाहते थे कि देश एक रहे, लेकिन अंततोगत्वा बंटवारे की स्थिति आने लगी। 1946 में मौलाना आजाद ने एक इंटरव्यू दिया, 1946 आजादी के पहले। उन्होंने कहा, ध्यान रखना, जो घृणा के ऊपर एक देश बनेगा तो लंबा चलेगा नहीं। जिस दिन ये इंटॉलरेंस, जो हेट्रेड खत्म होगा, देश बिखर जाएगा। लंबी बातें मैं केवल संकेत में आपको बता देता हूं, आपको आश्चर्य होगा। मौलाना आजाद ने कहा कि सबसे पहले बंगाल पाकिस्तान को छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि बंगाल के लोगों को बाहर का नेतृत्व बर्दाश्त नहीं है। जिन्ना और लियाकत अली जब तक हैं तब तक ही है, अदरवाइज ईस्ट पाकिस्तान छोड़ के चला जाएगा। बाद में उन्होंने एक और भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि जो बलूचिस्तान है और सिंध है, ये पश्चिम सीमा प्रांत है, ये भी पाकिस्तान के साथ रहेंगे नहीं। जिनकी रुचि है वे मौलाना आजाद का इंटरव्यू पढ़िए आप। ये इंटरव्यू जो है 1946 का है, अप्रैल महीने का है, आप पढ़िए। ऐसा लगता है कोई एक ज्योतिषी इस बात को बोल रहा है। ये इंटरव्यू जो है बाद में बहुत लोगों ने पब्लिश किया, और जो अब्दुल कादिर खान जो साइंटिस्ट थे पाकिस्तान के, उन्होंने भी ये इंटरव्यू पब्लिश किया है। इसको आप देखिए, पढ़िए। बांग्लादेश भी अलग हो गया, और जैसा वहां चल रहा है वो हम देख ही रहे क्या चल रहा है। राम मनोहर लोहिया जी ने किताब लिखी, देश विभाजन के गुनहगार, हु आर द रेस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दिस पार्टीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि जो है दूरियां तो थी, लेकिन दूरियों को समाप्त करने की कोशिश नहीं की गई। और नंबर 2, जो समाप्त करने का सामर्थ्य रखते थे उनको भी साथ में नहीं लिया गया। वो बड़ी ताकत थी। आगे का प्रश्न और गंभीर है, आगे करना क्या है। ये सब कहानी किस्सा तो हो गया, जो हो गया वो हो गया। इसलिए अब अपने को देखना है। हमारा देश भी 140 करोड़ का है, 20 करोड़ मुसलमान लोग भी रहते हैं, और भी अन्य मतपंथों के लोग हैं। यह तो भारत की जो एकता है, भारत का जो आध्यात्मिक भाव है, भारत का सबको साथ लेकर के चलने का भाव है, ये अगर सबके बीच में ठीक प्रकार से न रहा तो भविष्य के लिए भी संकट हो सकता है। ये जिम्मेदारी सबकी है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ध्यान में रखे, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जो संविधान में पहला वाक्य है, इसका मतलब वी माने और पीपुल, ये दोनों मतलब, भले ही वी लगता प्लूरल है, लेकिन वी द पीपुल ऑफ इंडिया हम लोग बोलते हैं, एक वचन में पीपुल है। पीपुल को पीपुल से नहीं लिखा, पीपुल माने हम एक जन हैं। आज 140 करोड़ लोग जो है, उनके मन में इस देश के प्रति भक्ति का भाव, श्रद्धा का भाव, हमारी महान परंपराओं का भाव आना चाहिए। आप किसी भी अपने मुसलमान लोगों से मिलिए ना, वो 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद ही मुसलमान बने हैं। बड़ी संख्या ऐसी है, उनको मालूम है हम ब्राह्मण थे, हम राजपूत थे, हम गुर्जर थे, हम जाट थे, हमारे पुरखे हिंदू ही थे। 3 शताब्दी हुआ है, किसी को 4 शताब्दी हुआ है, किसी को 10 पीढ़ी बीता है, किसी को 15 पीढ़ी बीता है। उनको सैकड़ों परंपराएं मालूम है। तो मुसलमान हो जाने से पूर्वज नहीं बदलते, मुसलमान हो जाने से देश नहीं बदलता। आज पाकिस्तान की कम से कम 20 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां इस बात पर अच्छे पेपर्स प्रोड्यूस होते हैं, क्या हमारे पूर्वज कौन थे,
आज वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता को अपना मानते हैं, वो तक्षशिला के विश्वविद्यालय को अपना मानते हैं। वो कहते हैं हम वो देश हैं जहां पर वेद लिखे गए थे, वेदों का ओरिजिन वाला देश पाकिस्तान है। वो संख्या में भले ही कम होंगे, लेकिन उनको मालूम है कि हमारा ओरिजिन कहां है। क्योंकि 47 में पाकिस्तान बना 14 अगस्त को, उसके पहले क्या था? गजनी गौरी 11वीं शताब्दी में आई, उसके पहले क्या था? 2000, 3000, 4000 साल पहले से हम यहां पर हैं, तब हम कौन थे? मोहम्मद करीम छागला कहते थे हमने एक रिलीजन बदला, वी हैव चेंज द रिलीजन नॉट आवर फोर फादर्स। अपने पुरखे नहीं बदले। आरिफ साहब है जो गवर्नर है केरल के, वो भी यही बात कहते हैं, भाई कल्चर आई एम हिंदू, बाय रिलीजन आई एम मुस्लिम। और जो रामायण जो है वो मेरी है, गीता मेरी है, महाभारत मेरे पुरखों ने लिखा है। और इसलिए जो हजारों हजारों साल की जो परंपरा है वो मैं मानता हूं, और साथ साथ मैं मुसलमान भी हूं, मैं ईसाई हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये धरती सबको अपना मान करके चलने का स्वभाव रखती है, और इसलिए ये बड़ी जिम्मेदारी वर्तमान की इस पीढ़ी के ऊपर है, चाहे वो अध्यापक है, चाहे वो विद्यार्थी है। वे समस्या को समझें, वेयर इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। विभाजन आया क्यों? उसके गुनहगार कौन थे, जिम्मेदार कौन थे? क्या ये रोका जा सकता था? कोई बात नहीं, अब क्या किया जाए? और इसलिए अब आवश्यक यह है इस देश के सभी लोग, 144 करोड़ लोग, अपने आप को पूर्वजों की संतान माने और सबके मत पंथ संप्रदाय का सम्मान करते हुए एक देश के नाते, एक पीपुल के नाते आगे बढ़ें। ठीक है, बहुत को दुखदाई इतिहास है, लेकिन दुखदाई इतिहास हमको ये प्रेरणा देता है और हमको ये सलाह भी देता है, ये बताता भी है भविष्य में अगर आगे और ऐसा दुख नहीं देखना तो मिलकर कैसे रहना, ये ध्यान में रखिए। और इसलिए जो बहुमत में हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, जो अल्पमत में हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, इस देश को एक बना करके रखना और एक दूसरे का सम्मान करते हुए चलना, यही आवश्यकता है। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर। आज के इस अत्यंत भावुक एवं विचारपूर्ण कार्यक्रम के समापन पर मैं आप सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ।